तो वो किसी ने भेजा, मैंने वो देखा तो मुझे विचलित किया कि उनके छोटे भाई का देहांत हुआ कोरोना काल में। हमने अपने बहुत पूरा देश विचलित होता है, ऐसी खबर आती है, पर तो आप इसलिए हमें इस जीत की कोई खुशी नहीं, हम आसाम भी जीते कोई खुशी नहीं मना रहे, हम ये मान रहे हैं कि हमें कोरोना से जीतना है, उसके लिए सबको मिलकर काम करना है। नहीं, कोरोना से जीतना प्राथमिकता थी क्या कुर्बान भाई, या चुनाव जीतना प्राथमिकता थी पिछले 3 महीने से? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है। अब उसमें मुझे और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। आप सभी ने देखा कि अभी भाजपा प्रवक्ता जी बोल रहे थे, जो माननीय बिहार से ही आते हैं, उन्होंने बोला कि कोरोना से जीतना उनकी प्राथमिकता है। आप सब ये सोचे कि कोरोना से जीतने के लिए ये इलेक्शन लड़ी जा रही थी या इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन और आप देख रहे हैं आलोकित भारत। अभी हम सब ने देखा, अलग अलग चैनलों पे अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरह के, कहीं पे हार में भी जीत दिखा रहे हैं अपने आप को, कहीं जीत में भी हार दिख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आज आपने पूरे दिन अलग अलग नेताओं को देखा होगा। लेकिन क्या हमें इस इलेक्शन का रिजल्ट पहले से नहीं पता था? क्या हम पिछले 2 हफ्ते 1 हफ्ते से इस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं देख रहे हैं? क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे भारत कोरोना से हारता ही जा रहा है? क्या हमने ये नहीं देखा कि कोरोना के रहते हुए सबको पता था, सब चुनाव आयोग ने बार बार गाइडलाइन फॉलो करने की बातें बताई, फिर भी क्या चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का फॉलो किया गया? सोचने वाली बात है, और ये हम सबको सोचना पड़ेगा मिल करके कि क्या हो रहा है असल में। क्या हम सभी को चुनाव का नतीजा नहीं पता था? मैं राजनीतिक नतीजे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो नतीजा हम सब सह रहे हैं, आज हम सभी झेल रहे हैं इस कोरोना को। क्या इलेक्शन कुछ दिन बाद नहीं हो सकता था? क्या जरूरत थी इतनी जल्दी इलेक्शन करवाने की, जबकि कोरोना का महामारी खत्म नहीं हुआ था? हम सभी को पता था कि सभी को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन के सरकार बोल रही है इतने लोगों को दे दिया गया है। जरूरत है ये देखने का क्या सेकेंड डोज कितने लोगों को लगा है, क्योंकि हम सभी को पता है फर्स्ट डोज लगने के बाद इम्यूनिटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। उसके बावजूद उलट मेरी जानकारी के अनुसार, ये अभी कंफर्म नहीं बताया जा सकता हूं, मैंने जहां तक अलग अलग माध्यम से पता किया है, फर्स्ट डोज लगाने के बाद कुछ दिन के लिए इम्यूनिटी कम हो जाती है, लेकिन वैक्सीन सेकेंड डोज के बाद कारगर होती है। जहां देश फर्स्ट डोज लगा रहा था, वहीं राजनीतिक पार्टी अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और आज वही राजनीतिक पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन जीतने का टेंशन नहीं है, हमें जरूरत है कोरोना से जीतने का। आपस में कितने दुर्भावनाश हैं, कितने दो तरह की बातें हो रही है यहाँ पे। एक तरफ जहां 200 प्लस सीटें लाने की बातें हो रही थी, अलग अलग पार्टी द्वारा बोला जा रहा था हम 200 प्लस सीट लाएंगे, हम ये करेंगे, और कहीं एक तरफ ममता बनर्जी बोल रही थी हम जीतेंगे। ममता बनर्जी ने 200 प्लस सीट लाया, बट वो अपना चुनाव हार गई। आज अगर देखा जाए तो हर कोई हार रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी खुद की सीट हार गई, एक तरफ बीजेपी बंगाल हार गया, और एक तरफ भारत कोरोना से हार रहा है। तो ये सभी चीजें हम सभी को देखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हमारा प्रायोरिटी है क्या आखिर। अब इस समय भी अलग अलग कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को पाक साफ साबित नहीं कर सकता है इस चुनाव में। हर किसी की रैली में हमने देखा कि कोरोना के गाइडलाइन को कैसे धज्जियां उड़ाई गई है।
कैसे सब जगह कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है और कैसे चुनाव आयोग ने भी एक लेवल तक सख्ती नहीं की। आज भी तृणमूल कांग्रेस जीत गई, कोरोना रहते हुए भी सेलिब्रेशन हो रहा है। मतलब सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, सभी को कुर्सी की जरूरत है, सब कुर्सी के पीछे जा रहे हैं। सभी राजनेता, सभी पार्टियां एक तरह बिहेव कर रही है। आज सभी को अपनी जीत और हार की जरूरत लग रही है। हर कोई अपना जीत और हार में जश्न मना रहा है। एक तरफ पेशेंट के परिवार हॉस्पिटल में दर्द बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टियां जश्न मना रही है। बीजेपी अपने आप को बोलता है कि हमने पौंडीचेरी जीत लिया, हमने असम में वापस सरकार बना ली। इस जीत का क्या फायदा जब हम अपने जनता को ही नहीं बचा पा रहे? क्या सरकार और इलेक्शन सिर्फ कुर्सी के लिए किया जाता है? जरूरत है आज सबको सोचने की। इस जीत में अलग अलग तरह की, जहां पे हर कोई जीत ढूंढ रही है, इस जीत में किसी को क्या जनता की पड़ी हुई है? हम देख रहे हैं। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले और भावुक होने से पहले मैं आगे अभी देख लेते हैं कहां कहां का क्या रिजल्ट है, अभी तक का क्या अपडेट्स आ रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टीएमसी 217 पे है अभी आगे और बीजेपी 74 पे लीड कर रही है। और कांग्रेस और लेफ्ट का तो सूफड़ा साफ हो गया है। कहां देश राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बोलने वाली कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलके चुनाव लड़ा और एक सीट भी नहीं ला पाई। और देश में अगर ऐसा अपोजिशन रहेगा तो सरकार ऐसे ही बिहेव करेंगे। अभी हमारे पास एक अच्छी सरकार और एक अच्छी अपोजिशन दोनों की कमी हो गई है सब जगह। मैं ना ही राज्य सरकार ना ही राष्ट्रीय सरकार को सिर्फ बोल रहा हूं, मैं हर पार्टी की सरकार को बोल रहा हूं। यहां पे सभी जगह का हाल वही है, हम लोग देख पा रहे हैं। और ये तो रहा था बंगाल का, टीएमसी 217 पे लीड कर रही है, बीजेपी 74 पे है, 74 पे, लेफ्ट 0 पे पहुंच चुका है और अदर्स 1 पे। यहां पे बीजेपी अपने आप को, सुबह हमने देखा कि बीजेपी आगे थे और दोपहर होते होते 80 प्लस पे थे और शाम होते होते 74 पे। बस एक बीजेपी का हम बोल सकते हैं कि जितने बहुत सारे अपने संसद को उन्होंने उतारा था और उसमें से बहुत सारे हार चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बीजेपी को नकार दिया गया है बंगाल में? जहां अगर बोला जाए, देखा जाए कि पिछले इलेक्शन में 2019 के चुनाव में जितने सीटें थी उससे वोट परसेंट भी कम हुआ है और सीटें भी कम हुई। तो ये देखना, एक तरह से इस कंपैरिजन में देखा जाए तो ये कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी की 2016 का इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी का बस 3 सीट था, 3 सांसद थे और वहां से ये 74 पे पहुंचे हैं। तो एक बहुत बड़ा जंप है। तो इसको अब आपको देखने की जरूरत है, ये जंप है या ये हार है। जरूरत है हमें सबको देखने की, क्या हम हार गए हैं, क्या हम जीत गए हैं। और असम में अगर देखा जाए तो असम में हम अभी 75 प्लस पे हैं और बीजेपी गठबंधन 75 पे है, कांग्रेस गठबंधन 49 पे है और अदर्स 2 पे है। तो असम में बीजेपी वापस से सरकार बनाती हुई दिख रही है। जहां एक तरफ बोला जा रहा था कि
सीएए के विरोध में वहां पे बहुत सारे अलग अलग मुद्दे थे, चर्चे थे। लोगों को लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी होगा, सीएए का विरोध है और ये सारी चीजों का। तो लेकिन फिर भी सरकार बनाने में सफल रही है बीजेपी। अब ये क्यों है, सोचने का विषय है। कैसे सरकार वापस बना है? क्या सरकार में सच में उन्होंने काम किया है? क्या ये जनता ने उन्हें काम की वजह से वापस लाया है? ये मुद्दे, और विपक्ष क्यों हार गए? कांग्रेस हार क्यों रहा है? चलिए आगे केरल की बात करते हैं। तो लेफ्ट प्लस 95 पे है, काफी अच्छा है लेफ्ट का। यहाँ पे एक तरफ बंगाल में लेफ्ट 0 सीट ला रही है, दूसरी तरफ केरल में 95 सीट। क्या ये वामपंथ अपने आप को खात्मा की तरफ ले जा रहा है, या एक अलग उभार हो रहा है वामपंथ का? क्योंकि केरल, जहां जिसे पेंडुलम राज्य बोला जाता था, जहां पे अलग अलग तरह के अलग अलग सरकारें बदलती रहती थी, हर 5 साल पे सरकारें बदलती थी, तो इस बार वहां पे लेफ्ट ने अपना सरकार वापस ले आया। तो ये सोचने वाली बात है कि वामपंथ खात्मे की ओर बढ़ रहा है, या अपने न्यूनतम स्तर पे पहुंच के अब वापस उभार की ओर आएगा। पौंडीचेरी में भी बहुमत हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि बीजेपी को ही मिल रहा है। और जहां तक बात रही तमिलनाडु की, जहां से बैठ करके मैं अभी ये लाइव कर रहा हूं, यहाँ पे डीएमके ने एआईडीएमके के गठबंधन को पीछे छोड़ दिया है और डीएमके सत्ता में आ गया। तो ये सारे अभी के नंबर्स हैं। मैं आप लोगों का देख लेता हूं कि हाँ, तो अभी देख पा रहे हैं कि 3 राज्य का स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो मैं आगे दूसरे राज्यों का डेटा देखता हूं और आपसे साझा करने का कोशिश करता हूं, और फिर आपसे बातें होंगी। ये पहला लाइव है मेरा आलोकित भारत के चैनल पे। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज अलग अलग राज्यों का नतीजा देखा होगा, सुना होगा, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तमिलनाडु का नंबर्स का लिस्ट देखा जाए तो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा तमिलनाडु के नंबर्स। तो तमिलनाडु में डीएमके 83, ये 53 सीट कम हो गया है पिछले इलेक्शन से। पिछले साल एडीएमके, हाँ, पिछले साल एडीएमके अपने 53 सीट कम लाई है इस बार पिछले इलेक्शन से। हम सभी को पता है कि तमिलनाडु में जयललिता कितनी फेमस थी, स्वर्गीय जयललिता जी। तो उनकी पार्टी है एडीएमके, इस बार वो सत्ता से बेदखल हो रही है। और डीएमके, जिसके कि अभी मुखिया स्टालिन है, वो 50 सीट ज्यादा ला करके इस बार 148 पे आ गए और अन्य 3 पे है। तो यहाँ पे सीधे सीधे स्टालिन की सरकार बनती हुई दिख रही है। और एआईडीएमके, एडीएमके जिसे बोला जाता है, वो इस बार सरकार से बेदखल हो रहा है। और आज चुनाव नतीजा आया है और अभी तक कोरोना का कोई भी लॉकडाउन तमिलनाडु में नहीं लगा है। मैं चेन्नई में हूं और यहाँ पे कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन है। आज संडे, आज पूरे सभी जगह सब कुछ बंद था, लेकिन कोई भी लॉकडाउन नहीं। एक तरफ अफवाह था कि सिर्फ रिजल्ट तक का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद लॉकडाउन लगेंगे। नंबर्स कितने आ रहे हैं, क्या वो नंबर्स कितनी सच्चाई है उनमें,
कोरोना केसेस की संख्या की, ये सब भी एक विवाद का विषय है जिसपे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन क्या हमें अब नंबर्स में इजाफा दिखेगा? सरकार अब आ गया है, इलेक्शन को करवा दिया गया है, तो क्या अब नंबर, लॉकडाउन, ये सारी चीजें यहाँ पे अभी भी देखने की विषय है। और केरल का हमने बता दिया, पश्चिम बंगाल आपने देख लिया, असम का आपने देख लिया। तो ये सारी चीजें क्या बंगाल में खेला हो गया या ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया? आप खुद सोचिए और बताइए। क्या बंगाल ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कर दिया? आखिर क्यों बंगाल में बीजेपी हार गई? और आखिर नंदीग्राम में ममता बनर्जी क्यों हार गई? सभी लोग जश्न मना रहे हैं जीत का। आज मैं हार पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि हम हजारों जिंदगियां डेली अपने जिंदगी इस कोरोना से हार रहा है। कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और इलेक्शन अभी भी यूपी में पंचायत इलेक्शन हुआ है, वहां पे भी यही हाल है। और अधिकतर लोग बिहार से हमें देखते हैं। बिहार में पंचायत इलेक्शन होने वाला है। एक तरफ यूपी के टीचर संघ, शिक्षक संघ कंप्लेन कर रहे हैं कि वहां पे सैकड़ों शिक्षकों की मौत इलेक्शन की वजह से हो गया है, और बिहार में इलेक्शन की तैयारी किया जाता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, जहां पे शिक्षक की बात किया जा रहा है, क्या वैक्सीनेशन सभी शिक्षकों को लगा दिया गया है बिहार में? कितने वैक्सीन लगाए गए हैं बिहार में? ये सोचने की बात है। हम चुनाव के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जबकि हम अपनी जनता की जिंदगी नहीं बचा पा रहे। सरकारों का काम होता है जनता का सेवा करना, और जब वो वही नहीं कर पा रहे हैं तो वो किस हक से चुनाव में वोट मांगने आएंगे? तो पंचायत इलेक्शन बिहार में एक मुद्दा है। अलग अलग का जो ऑफिसर्स काम करेंगे उनकी जिंदगी रिस्क पे लगेंगी। अलग अलग कार्यकर्ता जाएंगे, रैली होगा और छोटे छोटे प्रचार होंगे। उस प्रचार में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। क्या उसमें कोरोना फैलने का चांस नहीं होगा? जब बड़ी बड़ी पार्टियां कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो क्या गांव में कोरोना गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा? आपको क्या लग रहा है? बंगाल में तो खेला हो गया, क्या बिहार में खेला होना बाकी है? बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है आप सभी लोगों को पता है। मैं वैक्सीनेशन साइट पे जाकर के वैक्सीन का देख रहा था, बहुत सारी जगह पे वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, और इलेक्शन करवाने की तैयारी हो रही है। क्या इलेक्शन कुछ दिन बाद नहीं हो सकता? तो ये चीजें हैं जिससे कि हमें सोचने की जरूरत है। हम सभी को सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। अलग अलग चैनल पे आप अलग अलग प्रवक्ता को बोलते हुए देखेंगे। मैं आज पूरे दिन वही देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि शाम में आकर के आप सभी से बात करूंगा। उसके पहले मैं देख लूं कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये समय हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करने का है। जरूरत है कि हम सभी देखें कि क्या हो रहा है देश में, कहाँ क्या हो रहा है। कितने चैनल्स हैं जो कि आपको आज कोरोना पे बता रहे थे। आज का भी न्यूज कोरोना होना चाहिए। हमने पिछले कुछ दिनों से न्यूज देना कम कर दिया था, क्योंकि सभी तरफ नकारात्मक खबर फैल रहा था। हम देख रहे थे कैसे कोरोना की वजह से अलग अलग जगह
अस्पताल, शमशान, मुर्दे घर, सभी का हाल अस्त व्यस्त है। और कल की न्यूज है ये, आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SIII जो कि कोवैक्सीन बनाता है, सॉरी कोविशील्ड बनाता है, माफ कीजिएगा, कोवैक्सीन नहीं बनाता है, कोविशील्ड SIII द्वारा बनाया जाता है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का इंडियन वर्जन है। तो हम ये देखे, कल ही हमें न्यूज को मिला था, कल रात में हमने उसका एक इंटरव्यू देखा, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि वो भारत छोड़ ब्रिटेन चले गए हैं। क्यों? उनके इंटरव्यू के अनुसार कि उन्हें यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दल और बड़े बड़े लोगों द्वारा धमकी दिया जा रहा था कि वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाए, नहीं तो उन पे कुछ भी हो सकता है उनकी जिंदगी के साथ। वो अपने परिवार के साथ उठ करके आज ब्रिटेन चले गए हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट अभी सबसे ज्यादा वैक्सीन बना करके इंडिया को दे रहा था, और वो वन ऑफ द चीपेस्ट वैक्सीन है। आज उसके CEO को भारत छोड़ के जाना पड़ गया। क्या इससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय छवि नहीं खराब होगा? ये भी देखने का विषय है। सभी जगह खेला हो रहा है, बंगाल में खेला हो गया, नंदीग्राम में TMC के साथ खेला हो गया, और कोरोना की वजह से भारत की जनता के साथ खेला हो गया। तो इस खेला होने के चक्कर में सरकारें ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं करवा पा रही हैं। अलग अलग सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने बताया कि उनके ऑक्सीजन को रोका जा रहा है अलग अलग राज्यों में। राज्य राज्य ये बोले पहले हमारी पूरी हो जाए फिर हम देंगे दूसरे राज्यों को। तो मतलब हम आज बट चुके हैं, विभाजित हो चुके हैं राज्यों में। हम राष्ट्र की तरह नहीं, राज्य की तरह बिहेव कर रहे थे, फिर वो सारी चीजें हटी, तो अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो है लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था नहीं है हमारे पास। प्रधानमंत्री का एक अकाउंट बनाया गया था पिछले साल, PM केयर फंड, उससे अभी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के बहुत जगह बातें चल रही हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, ऑक्सीजन होगा, फिर आगे हम सब ये चीजें कर पाएंगे। कब? तीसरे वेव की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली देखा जाए तो हम दूसरे वेव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे के लिए तो हमने तैयारी किया ही नहीं। हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि भारत ने कोरोना को पछाड़ दिया है, और सभी बिजी थे इलेक्शन चुनाव में, रिजल्ट में, कि इलेक्शन जीतेंगे। क्या फल मिला आज आपको? आज बैठ करके प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, शहनवाज हुसैन जी बिहार से आते हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी हमें हार जीत नहीं, हमें कोरोना को हराना है। कहां गया था ये विल पावर? क्या ये कहा? हमने देखा अभी भी कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने ही बोला था, चुनाव आयोग पे टिप्पणी किया था, उसके अगेंस्ट में चुनाव आयोग वापस से कोर्ट गया और बोला कि इस टिप्पणी को खबर में ना डाला जाए, इस पे रोक लगाया जाए कि ये खबर ना चलाया जाए, इससे चुनाव आयोग का नाम खराब हो रहा है। तो क्या हम जिंदगी बचाना छोड़ नाम बचाने के पीछे भाग रहे हैं? ये चीजें हैं। अभी हेडलाइंस देख रहे हैं हम, बंगाल में TMC जीती, दीदी हारी। अगली हेडलाइन ये है कि कोरोना से हम हार रहे हैं, हजारों जिंदगियां अपनी हार रहे हैं। आज तक के पत्रकार, जो न्यूज एंकर,
उन्होंने जान गंवा दिया, उनको बेड मिला, उनको हॉस्पिटल मिला, उनको आईसीयू मिला, उनको सब कुछ मिला, फिर भी उन्होंने अपना जान गंवा दिया। गरीब लोगों की तो बात छोड़ दीजिए जनाब, गरीब लोगों को तो वो तब नसीब नहीं होता, वो तो एम्बुलेंस नहीं आ पाते उनके घर तक, और एम्बुलेंस आता है तो एम्बुलेंस से घूमते घूमते बेड के चक्कर लगाते 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 जाने कितनी जिंदगी अपने हाथ धो देती है इस दुनिया से। तो जरूरत है हमें वापस से हम एक दूसरे का हेल्प करें। अगर आपको किसी जरूरतमंद के बारे में पता है, आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद है जिसको कि आप हेल्प कर सकते हैं, आपको कुछ पता है किसी को बेड दिलवा सकते हैं, और उनको दिलवाएं। और दवाई बहुत सारी ये मिथक है कि हम रख लेते हैं, कहीं हमें हो गया तो स्टॉक कर रहे हैं घर पे। मत करें ऐसा। आप एक स्टॉक करते हैं तो एक जरूरतमंद को वो दवाई नहीं मिल पा रहा है। हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल आलोकित भारत पे जाकर के एक वीडियो डाला है कि फर्जी दवाइयां कंपनी बन रही है। वो अपना फर्जी बना करके लोगों को 30-30 हजार में ब्लैक में वो डुप्लीकेट फर्जी दवाई बेच रहा है। लोग पैसे भी गंवा रहे हैं और जान भी गंवा रहे हैं। तो मिथक में ना पड़े, दवाई स्टोर ना करें, जरूरत लगे तभी दवाई खरीदें। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी यही, हर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिन्हें जरूरत है उन्हें प्रोवाइड करवाएं। तो ये था आज का संवाद। एक तरफ राजनीति, एक तरफ कोरोना। अब हमें जरूरत है खुद की सुरक्षा करने का। जिनको जीतना था वो जीत गए, उन्हें कुर्सी मिल जाएगी। अब वो बैठ करके अलग अलग नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, हम पे ला देंगे, और जब जरूरत था हमें बचाने का तभी नहीं बचाने के लिए थे, तभी उन्हें अपनी रैली करना था, धार्मिक आयोजन भी करना था। क्या कुंभ मेला को एक प्रतीकात्मक तरीके से नहीं किया जा सकता था? हमने खुद अपने आलोकित भारत पे एक रील डाला है इंस्टाग्राम पे, आप जाके देखना उसे। कैसे कुंभ में मास्क लोग मुंह के नीचे लगाए हुए थे, और कहां गया था प्रशासन? टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आने के लिए बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक मिथक मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। ऐसा बोला जाता है कि आप 72 घंटे के अंदर का टेस्ट रिपोर्ट लाएं, और उस टेस्ट रिपोर्ट को दिखा करके हम आपको एंट्री दे देंगे अलग अलग जगह। क्या जब हमने टेस्ट करवाया उसके बाद हम कहां कहां गए, ये किसी को पता है? क्या होगा अगर हमने टेस्ट करवा लिया उसके बाद हम कोरोना संक्रमित हो गए और हम आ गए? ये नहीं बोला जाता है, इसका कहीं ज्ञान नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग दुकान, अलग अलग सरकारें एक थर्मोमीटर लगा करके उससे फीवर चेक कर लेता है, और फिर बोलता है कि हाँ ठीक है, इसको फीवर नहीं है, जाने दो। क्या आपको और हमें नहीं पता है कि बहुत सारे असिम्प्टोमेटिक केसेस भी हैं? असिम्प्टोमेटिक मतलब वैसे लोग जिनको कि कोई भी लक्षण नहीं दिखता है कि उनको कोरोना हुआ है, लेकिन कोरोना रहता है। क्या जांच हो रहा है कोरोना का बिहार में? क्या हो रहा है ये हमारे साथ? राजनीतिक पार्टी जीतते जाएंगी, हारते जाएंगी, लेकिन जरूरत है हमें अभी कोरोना से जीतने का। अब मैं बने हुए जो भी सरकारें हैं, जो भी सरकार जो जिनको जीतना था, जनता की जिंदगी को रिस्क पे लगा के जिन्होंने चुनाव लड़ लिया, अब रिजल्ट आ गया है। अब अब कम से कम सारे सरकारों को जाग करके एक प्रॉपर चैनल मेंटेन करना चाहिए और सिस्टम बनाना चाहिए। वैक्सीन्स के प्राइस को लेकर के कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है।
और वैक्सीन का सीईओ चला जा चुका है। क्या उससे वैक्सीन के प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा? क्या हम सिर्फ कोवैक्सीन लेकर के काम चला लेंगे? क्या कोवैक्सीन काफी होगा हमारे लिए? कल की ही खबर है कि स्पुतनिक वैक्सीन का पहला खेप भारत आ चुका है। तो कितने लोग उस स्पुतनिक को लगवा सकेंगे? जरूरत है हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और ज्यादा व्यापक तरीके से चलाने की, और जरूरत है हमें लोगों को सुरक्षित महसूस करवाने की, चाहे वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का सीईओ हो या चाहे वो वैक्सीन लगाने वाला इंसान हो। बहुत सारे मिथक चल रहे हैं वैक्सीन के बारे में कि इससे ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप डॉक्टर की निगरानी में वैक्सीन ले सकते हैं और डॉक्टर आपको वैक्सीन का साइड इफेक्ट बता देगा। अगर उसे कोई साइड इफेक्ट लगेगा तो वो आपको बता दिया जाएगा और बहुत साइड इफेक्ट का तुरंत इलाज हो सकता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकले, सैनिटाइजर रखें, और अभी तो डबल मास्क लगाने की जरूरत है। अगर N95 नहीं है तो डबल मास्क लगाएं। जरूरत ना पड़े तो बाहर जाने से बचें। आवश्यक पड़ने पे ही बाहर जाएं। अगर हो सके तो घर से काम करें। मैं भी अभी घर में बैठ करके ही ये काम कर रहा हूं। आप सभी से गुजारिश है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर। नमस्कार। मैं रवि रंजन, आलोकित भारत से। धन्यवाद।